जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और अच्छा करने का प्रयास जरूर कर रहे होंगे। तो दोस्तों, कल हम नागरिकता के बारे में चर्चा कर रहे थे और हमने देखा था कि भारत में नागरिकता को प्राप्त करने के कितने साधन हैं। 1955 जो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 है, उसी के तहत नागरिकता का प्रावधान किया गया है और उसी के अंदर हमने देखा था कि 5 प्रकार से हम किस किस तरह से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते थे। हम वंश के आधार पर भी भारतीय नागरिक बन सकते हैं, जन्म के आधार पर भी बन सकता है कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक, या फिर पंजीकरण के द्वारा या क्षेत्र विलय के आधार पर, या फिर क्षेत्र विलय के आधार पर, या फिर प्राकृतिक रूप से भी कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के तहत अब तक कई बार संशोधन किए जा चुके हैं और आपसे पूछा जाता है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुके हैं। तो टोटल 6 बार संशोधन इसमें हो चुके हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले कि वो 6 बार कब कब हुए हैं। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम, जिसको हम सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं, तो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 1955 के अंदर अगर हम बात करें तो इसमें अब तक 6 बार संशोधन हो चुके हैं। कितनी बार? 6 बार। और वो हुआ था 1986 में, दूसरा हुआ था 1992 में, तीसरा हुआ था 2003 में, फिर चौथा हुआ था 2005 में और फिर हुआ था 2015 में, और अब जो रिसेंट सबसे लास्ट हुआ था वो हुआ था 2019 में। तो इस तरह से टोटल मिलाकर नागरिकता में अब तक 6 बार संशोधन किया जा चुका है। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हुआ है? अब तक 6 बार। 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में और 2015 में और 2019 में। नागरिकता की हम बात करेंगे तो भाग 2 के अंदर क्या दिया है? नागरिकता। और कौन से आर्टिकल से? आर्टिकल की अगर हम बात करें तो आर्टिकल कहां से कहां तक दिया हुआ है? आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। कहां तक भाई? आर्टिकल 5 से 11 तक किसकी बात की जाती है? नागरिकता की ही बात की जाती है। तो देखते हैं आर्टिकल 5 क्या कहता है। आर्टिकल 5 यानी कि अनुच्छेद 5 कहता है, तो आर्टिकल 5 में भारत की नागरिकता की चर्चा की गई है। भारत में नागरिकता के प्रावधान की अगर हम बात करें तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है और हम सभी क्या है? भारतीय हैं। पूरे भारत में जितने भी स्टेट हैं, जितने भी यूटीज हैं, उन सभी के नागरिकों को केवल एक नागरिकता दी गई है और वो है भारतीय नागरिकता। तो भारतीय नागरिकता का प्रावधान कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल 5 के अंदर आता है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? आर्टिकल 5 में नागरिकता की चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की गई है? नागरिकता की चर्चा से संबंधित है आर्टिकल 5। अब बात करते हैं आर्टिकल 6 की। किसकी बात करेंगे? आर्टिकल 6 या अनुच्छेद 6 की हम बात करें तो आर्टिकल 6 बात करता है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के या नागरिकों के अधिकारों के बारे में। जो भी व्यक्ति पाकिस्तान से भारत की ओर प्रव्रजन का मतलब क्या होता है? प्रव्रजन का मतलब होता है माइग्रेशन, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। अगर कोई पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करता है तो उसके लिए जो अधिकार दिए हैं वो आर्टिकल 6 के अंदर दिए हुए हैं। आर्टिकल 7 के अंदर हम बात करते हैं, आर्टिकल 7 में दिया हुआ है क्या? तो आर्टिकल 7 में दिया हुआ है, आर्टिकल 7 के अंदर पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले, आर्टिकल 7 में क्या है? अगर पाकिस्तान को कोई प्रव्रजन करता है, क्या करता है? पाकिस्तान को प्रव्रजन, यानी कि पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों को यहाँ पर नागरिकता से संबंधित कुछ अधिकार दिए गए हैं और ये आर्टिकल किसमें आता है? आर्टिकल 7 के अंदर। अगर हम आर्टिकल 8 की बात करें, आर्टिकल 8, तो आर्टिकल 8 में भारत के बाहर रहने वाले जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं उनको कुछ अधिकार जो दिए जाते हैं, उससे संबंधित प्रावधान आर्टिकल 8 के अंदर किया गया है। तो क्या है आर्टिकल 8 में? भारतीय जो मूल के व्यक्ति होते हैं, भारतीय मूल के व्यक्तियों के अधिकारों की बात किसमें की गई है? आर्टिकल 8 के अंदर की गई है। किसकी बात की गई है 8 के अंदर? भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं उनके कुछ अधिकारों की बात किसमें की गई है? आर्टिकल 8 के अंदर। आर्टिकल 9 अनुच्छेद 9 की अगर हम बात करें
आर्टिकल 9 के अंदर अगर कोई व्यक्ति विदेशी राज्य की या विदेशी किसी भी देश की विदेशी राज्य की नागरिकता को ग्रहण करता है, अगर कोई विदेशी राज्य की नागरिकता को ग्रहण करता है तो उसकी नागरिकता खुद ब खुद क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो वो क्या कहलाता, वो किसके अंदर आता है, आर्टिकल 9 के अंदर आता है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी विदेशी राज्य की नागरिकता को अपनाएगा तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं से ही क्या हो जाती है, समाप्त हो जाएगी। और ऐसा आर्टिकल किसमें प्रावधान किया गया है, आर्टिकल 9 में। अगर हम आर्टिकल 10 की बात करते हैं, आर्टिकल 10 या अनुच्छेद 10 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 10 में जो भारतीय नागरिक हैं उनकी नागरिकता को बनाए रखा जाएगा। ये किसमें प्रावधान किया गया है, भारतीय नागरिकों की नागरिकता को, भारतीय नागरिकों की नागरिकता को बनाए रखने का काम किसमें दिया गया है, बनाए रखना। तो भारतीय नागरिकों की नागरिकता को बनाए रखा जाएगा। ये आर्टिकल किसमें दिया गया है, आर्टिकल 10 के अंदर दिया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आर्टिकल 11 की। किसकी बात करेंगे, आर्टिकल 11। संविधान के अंदर अगर हम बात करें नागरिकता की, तो नागरिकता से संबंधित कोई भी संशोधन करने का, कोई भी कानून बनाने का काम संसद के पास होता है। तो नागरिकता से संबंधित जो कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा, संसद। तो आर्टिकल 11 के तहत संसद को यह अधिकार है कि वो नागरिकता से संबंधित कोई भी विधि या कानून को बनाएगी और उनका विनियमन कराना भी किसका काम है, ये सब आर्टिकल 11 के अंदर संसद को अधिकार देता है। तो यहाँ पर ये क्या करेगी, नागरिकता से संबंधित जो कानून होंगे, नागरिकता से संबंधित जो भी कानून होंगे या विधि होगी, नागरिकता से संबंधित विधि या कानून का क्या करेगी, नियमन करना, विनियमन करना, विनियमन, यहाँ लिख देते हैं चलो, विनियमन। तो ये कौन करेगा, ये काम है संसद के पास। तो ये सारे के सारे आर्टिकल किससे संबंधित है, नागरिकता से। आइए एक बार फिर देख लेते हैं। आर्टिकल 5 कहता है, इसके अंदर दी गई है, इसमें यहाँ पर नागरिकता की चर्चा की गई है कि भारत के अंदर एकल नागरिकता का प्रावधान है। आर्टिकल 6 की बात करें तो यहाँ पर पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के कुछ अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है। इसी के साथ आर्टिकल 7 की हम बात करें तो यहाँ पर पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के अधिकारों के बारे में कुछ चर्चाएं की गई है। इसी के साथ आर्टिकल 8 की हम बात करें तो यहाँ पर भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं, जो भारत के बाहर रहते हैं, उसके संबंध में कुछ अधिकारों का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 8 के अंदर। आर्टिकल 9, अगर कोई विदेशी राज्य की नागरिकता को अर्जित करता है तो उस व्यक्ति की भारतीय नागरिकता खुद ब खुद क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ऐसा प्रावधान आर्टिकल 9 के तहत किया गया है। और आर्टिकल 10 कहता है कि भारतीय नागरिकों की नागरिकता को बनाए रखा जाएगा, ये आर्टिकल 10 कहता है। आर्टिकल 11 की हम बात करें तो यहाँ पर नागरिकता से संबंधित कानून और विधि बनाने का जो काम है वो संसद के पास है और संसद ही इन सभी विधि का क्या करेगी, नियमन करेगी, ऐसा कहता है आर्टिकल 11। अब इसमें आगे बात करते हैं इसमें कि अब नागरिकता की समाप्ति किस किस तरह से हो सकती है, नागरिकता समाप्ति के कारण क्या हो सकते हैं। तो देखते हैं नागरिकता समाप्ति के कारण, नागरिकता समाप्ति के तो नागरिकता समाप्ति के कितने कारण है, 3 कारण। स्वैच्छिक कारण, स्वैच्छिक कारण का मतलब है स्वयं की इच्छा से। अगर कोई व्यक्ति जिसकी एज 18 वर्ष है, यानी कि 18 साल का अगर कोई व्यक्ति चाहे तो वो अपनी नागरिकता का परित्याग कर सकता है और वो क्या कर सकता है, भारतीय नागरिकता को त्याग सकता है अपनी इच्छा से। तो उससे क्या कर दिया जाएगा, उसको भारतीय नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से भारत की नागरिकता का परित्याग करता है तो वो क्या कर सकता है, उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति अपनी 18 वर्ष का हो जाए, 18 वर्ष का होने के बाद वो अपनी मर्जी से भारत की नागरिकता को त्यागता है तो उस व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा है यहाँ पर बर्खास्तगी के द्वारा, बर्खास्तगी द्वारा। अगर कोई व्यक्ति
मान लिया कोई व्यक्ति है भारत का और वो किसी और देश की नागरिकता को अपना ले, क्या कर ले, किसी अन्य देश की नागरिकता को, अन्य देश की नागरिकता को क्या कर ले, अर्जित कर ले, नागरिकता को अर्जित कर ले या अपना ले। अगर कोई व्यक्ति भारत का और वो किसी और देश की नागरिकता को अपना लेता है तो तभी से ही उसकी भारतीय नागरिकता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। उसको भारतीय नागरिकता से क्या कर दिया जाता है, बर्खास्त कर दिया जाता है अगर वो किसी और देश की नागरिकता को अपनाता है, क्योंकि भारत के अंदर एकल नागरिकता का प्रावधान है। और अगर कोई भी व्यक्ति किसी और देश की नागरिकता लेगा उसी समय से उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो तीसरा है वंचित। वंचित किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, उसको नागरिकता से वंचित किया जा सकता है किसी भी व्यक्ति को, अगर उस व्यक्ति ने कोई ऐसा कृत्य कर दिया हो जो देश हित में ना हो, तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। मान लीजिए अगर हमारा कल के टाइम में किसी से युद्ध हो जाए, मान लिया ऑस्ट्रेलिया से या कनाडा की ले लेते हैं, क्योंकि कनाडा के साथ अभी हमारे संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे। अगर कनाडा से कल को हमारा युद्ध हो जाए और भारत का कोई व्यक्ति उस युद्ध में कनाडा को क्या करे, सपोर्ट करे और कनाडा को हमारे यहाँ की कोई जानकारियां दे दे, तो वो क्या कहलाएगा, देशद्रोही कहलाएगा। भी देश के साथ वो विद्रोह करेगा तो देशद्रोही कहलाएगा। और इसी के साथ जब कोई देश के साथ विश्वासघात करता है तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा, उस व्यक्ति की भारतीय नागरिकता को भी क्या कर लिया जाता है, छीन लिया जाएगा। तो इस तरह से भारतीय नागरिकता से उसे क्या कर दिया जा सकता है, वंचित किया जा सकता है। इसी के साथ अब हम आगे बात करते हैं जो कुछ और टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपसे पूछ ली जाती है पेपर के अंदर, कि जैसे एनआरआई क्या होते हैं, या आपको पता होना चाहिए पीआईओ क्या होते हैं, या ओसीआई कार्ड धारक क्या होते हैं। तो आइए ये सब और जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनआरआई। एनआरआई कौन होता है, एनआरआई को कहते हैं नॉन रेजिडेंशियल इंडियन। नॉन रेजिडेंशियल इंडियन, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन का मतलब यानी कि एनआरआई कौन होते हैं, तो एनआरआई भारत के ही व्यक्ति होते हैं और वो भारत के ही पासपोर्ट धारक होते हैं। और एनआरआई व्यक्ति जो होते हैं उन्हें भारत में वोट डालने का पूरा अधिकार होता है, क्योंकि एनआरआई जो व्यक्ति होते हैं वो और कोई नहीं है, वो भारत के ही वो व्यक्ति होते हैं जो पढ़ाई के लिए या किसी व्यापार के लिए या फिर किसी अन्य काम के लिए किसी और देश में रह रहे होते हैं। तो एनआरआई भारत का ही व्यक्ति होता है और उसको भारत के अंदर वोट डालने का भी पूरा अधिकार होता है। समझ में आ गया। अब बात करते हैं पीआईओ क्या होता है। तो पीआईओ, पीआईओ का मतलब होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पीआईओ क्या होते हैं, तो पीआईओ वो होते हैं वो व्यक्ति जिनके पूर्वज भारतीय नागरिक थे लेकिन वो लोग प्रेजेंट में किसी और देश के नागरिक हैं, वहां की राष्ट्रीयता धारण की हुई है, तो वो व्यक्ति क्या कहलाते हैं, वो पीआईओ कहलाते हैं। जिनके क्या हो गए, इन लोगों के क्या होते हैं, इनके जो पूर्वज हैं, इन लोगों के जो पीआईओ कार्ड धारक होते हैं, इसके अंदर क्या आएगा, वो लोग जिनके पूर्वज भारतीय नागरिक थे लेकिन वो क्या है, वो प्रेजेंट में किसी और देश के नागरिक और वहीं के पासपोर्ट धारक है, तो वो व्यक्ति क्या कहलाते हैं, वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति होते हैं। एक होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओसीआई। ओसीआई मतलब ओवरसीज सिटीजन, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओवरसीज, तो ओसीआई जो होते हैं वो भी भारतीय वंश के ही व्यक्ति होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, ये कानूनी रूप से किसी और देश के नागरिक होते हैं, ओसीआई कार्ड धारक। तो पहले जो पीआईओ और ओसीआई था ये कार्ड अलग अलग हुआ करते थे, लेकिन 2015 के बाद से क्या कर दिया गया है, ओसीआई कार्ड पीआईओ कार्ड धारकों को भी क्या कर दिया गया है, पीआईओ कार्ड धारकों को भी अब ओसीआई में ही क्या कर दिया गया है, शामिल कर दिया गया है। अब ये दोनों मिलाकर क्या किसके अंदर आते हैं, ओसीआई के अंदर ही आते हैं। इसी के साथ एक चीज और याद रखिएगा, कुछ मौलिक अधिकार ऐसे दिए हैं हमें जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, तो वो भी देख लेते हैं। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल या मौलिक अधिकार,
वो कौन कौन से मूल अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को दिए जाते हैं। तो वो मौलिक अधिकार आपसे पूछे जाते हैं। तो ये हमारा आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। ये सारे के सारे आर्टिकल, ये वो आर्टिकल है जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। और विदेशियों को अब देख लेते हैं, विदेशियों को प्राप्त मूल अधिकार कि विदेशियों को कौन कौन से मूल अधिकार प्राप्त है। और इसी के साथ ये विदेशियों को तो प्राप्त है ही है, उसी के साथ ही भारतीयों को भी प्राप्त है। किसको प्राप्त है? भारतीयों को भी, साथ ही साथ भारतीयों को भी प्राप्त है ये वाले मूल अधिकार। तो देखते हैं वो कौन कौन से मूल अधिकार हैं। तो पहले इसमें आता है आर्टिकल 14। कौन कौन से आर्टिकल आते हैं देख लेते हैं। आर्टिकल 14 ये विदेशियों के साथ साथ भारतीयों को भी प्राप्त है, भारतीयों को तो होगा ही होगा। आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 22, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27 और आर्टिकल 28। ये सारे के सारे मूल अधिकार किसको प्राप्त है? ये विदेशियों को भी प्राप्त है और भारतीयों को तो है ही है। और भारतीय नागरिकों को ये वाले जो अधिकार है 15, 16, 19, 29 और 30, ये केवल और केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। ये सारे के सारे मूल अधिकार हम नेक्स्ट क्लास में जब पढ़ेंगे अपने मौलिक अधिकारों की क्लास में, वहां पर डिटेल में मैं पढ़ाऊंगी कि यहाँ पर कौन कौन से अधिकार में क्या क्या दिया गया है, किस किस में किस किस चीज का प्रावधान है। बाकी इतना याद रखिएगा क्योंकि आपसे पूछे जाते हैं डायरेक्ट ही, बताइए भारतीयों को कौन सा भारतीय नागरिक कि इनमें से कौन सा अधिकार भारतीय नागरिक को प्राप्त है और कौन सा विदेशियों को प्राप्त है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।